नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। सुबह 8 बजे की 8 बड़ी खबरें सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पहली खबर से। दरअसल राष्ट्रपति के सफल ऑपरेशन से जुड़ी ये खबर है। ऑपरेशन किस बीमारी का था, ये हम आपको बुलेटिन में बताएंगे। दूसरी खबर अन्नदाताओं के लिए बड़ी सौगात से जुड़ी हुई है। आज प्रधानमंत्री मोदी ये सौगात देने वाले हैं। क्या है सौगात और इससे किसानों को क्या फायदा होगा, ये भी आपको बताएंगे। तीसरी खबर कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव से जुड़ी है, क्योंकि आज कांग्रेस अपना अध्यक्ष चुनने जा रही है। चौथी खबर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के गुजरात दौरे से जुड़ी है। पांचवी खबर मनीष सिसोदिया पर सीबीआई के कसते शिकंजे से जुड़ी है। छठी और सातवीं खबर ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आज अदालत किस याचिका पर सुनवाई करने वाली है। और आठवीं खबर लखीमपुर कांड से जुड़ी हुई है। तो इन तमाम खबरों पर तमाम अपडेट आपको न्यूज इंडिया दिन भर देगा और आगे पूरी जानकारी इस बुलेटिन। तो इन 8 तस्वीरों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बुलेटिन में क्या हम आपको बताने जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आंख का ऑपरेशन हुआ है, ये खबर भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको कांग्रेस से जुड़ी हुई बड़ी खबर बताते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर में सीधी टक्कर है। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग हो पाएगी। देश भर में 40 केंद्र बनाए गए हैं और 68 बूथ इन केंद्रों पर बने हैं, जहां पर जो कांग्रेस के डेलीगेट्स हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। 19 अक्टूबर को मतगणना के बाद घोषित कर दिए जाएंगे नतीजे। दिल्ली में इसकी घोषणा होगी। 22 साल बाद दरअसल सीएम समेत करीब 9,000 से ज्यादा जो डेलीगेट्स हैं वो इसमें वोटिंग कर पाएंगे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच सीधी टक्कर है और सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी और 19 तारीख को नतीजे आएंगे। तो आज वोटिंग होगी 10 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग हो पाएगी और करीब करीब 9,800 जो डेलीगेट्स हैं कांग्रेस के वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 40 जो पोलिंग स्टेशन बनाए गए और 68 पोलिंग बूथ में मतदान होगा। इस पूरे मसले पर, चुनावी प्रक्रिया पर मधुसूदन मिस्त्री जो कि प्रक्रिया के अध्यक्ष हैं और गौरव बल्लभ प्रवक्ता कांग्रेस के, उन्होंने क्या कुछ कहा है ये आपको सुनाते हैं। एक के बजाय सभी लोग टिक मार्क करेंगे। 2 में से किसी भी कैंडिडेट जो उनकी पसंदगी का होगा वो, और बैलेट बॉक्स के अंदर अपना बैलेट डालेंगे और है तो यहाँ पर 18 तारीख को लाएंगे। 19 को काउंटिंग होगा। हमने एआईसीसी के अंदर भी पोलिंग बूथ सेटअप किया है, जहाँ पर वर्किंग कमेटी के सभी मेंबर, सभी सीनियर लीडर जो हैं वो मतदान करने के लिए यहाँ पर आएंगे, 50 से ज़्यादा लोग। और सुबह 10 से 4 में यहाँ पर भी मतदान होगा, पूरे सभी जगह के ऊपर उस पे। और कार्यक्रमों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि बहुत सालों के बाद कांग्रेस पार्टी में चुनाव हो रहा है। इसलिए हम बहुत आशास्पद हैं। पूरा चुनाव निष्पक्ष और फेयर और फ्री होने वाला है, उसमें कोई शंका किसी को रखने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी से तो अपेक्षा करना बेकार है। वहाँ तो 1.5 लोग मिलके एक पाव अध्यक्ष को चुन लेते हैं और उस पाव अध्यक्ष का एक्सटेंशन भी होता है। एक पाव अध्यक्ष को पता भी नहीं पड़ता, वो भी हमारी तरह अखबार में ही पढ़ते हैं कि मेरा एक्सटेंशन हो गया। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक तरीकों से अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने दुनिया की कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं देखी जहां पे 9,000 से ज्यादा पीसीसी के डेलीगेट्स जो देश भर में फैले हुए हैं, जो भारत के हर कोने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमारा अध्यक्ष चुनेंगे। नड्डा जी, आप नहीं समझ पाओगे क्योंकि आपको तो लोकतंत्र का मतलब ही नहीं पता है।
आपको संविधान से कोई मतलब नहीं। मैं आपके लिए ये बात नहीं कह रहा। मुझे गर्व है कि हम दुनिया की, और मेरी जानकारी के अनुसार हम दुनिया की एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जहां पर एक पीसीसी का डेलीगेट, हमारा कार्यकर्ता, अपने अध्यक्ष का चुनाव करता है। हम जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, रोज देते हैं, हमने एक मिसाल कायम करी कि हमारे यहां आंतरिक लोकतंत्र है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया पर गंभीर आरोप लगे हैं। शराब घोटाले में आज सिसोदिया से सीबीआई पूछताछ करेगी। दरअसल सीबीआई ने पूछताछ के लिए सिसोदिया को कल समन भेजा था। पूछताछ के लिए सीबीआई ने सवालों की लिस्ट तैयार कर ली है और आज 11 बजे सीबीआई मुख्यालय में जाएंगे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। समन पर मनीष सिसोदिया ने कल ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था, मैं जाऊंगा और पूरा सहयोग करूंगा। और आखिर में, ट्वीट के आखिर में उन्होंने लिखा था, सत्यमेव जयते। ये मनीष सिसोदिया का ट्वीट था। उन्होंने ये भी कहा कि 14 घंटे मेरे घर पर रेड पड़ी, पूछताछ की गई, उसमें कुछ नहीं मिला, लॉकर खंगाल लिया गया, मेरे गांव में जाकर के छापेमारी कर ली गई, लेकिन वहां पर कुछ हासिल नहीं हुआ और अब समन भेजा गया है पूछताछ के बुलावे के लिए। तो आज 11 बजे का समय मुकर्रर किया गया है जब मनीष सिसोदिया सीबीआई दफ्तर में मौजूद होंगे और सीबीआई की टीम उनसे पूछताछ करेगी। तो मनीष सिसोदिया क्या गिरफ्तार किए जाएंगे? जैसा कि अगस्त के आखिरी हफ्ते में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने साफ तौर पर यह कहा था कि वो गिरफ्तार हो सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मनीष सिसोदिया को अगले 10 दिनों में गिरफ्तार किया जा सकता है। तो क्या मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होंगे? अपने आप में बड़ा सवाल है। इन सब के बीच सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के नेता, ने क्या कुछ कहा है और गौरव वल्लभ, जो प्रवक्ता है कांग्रेस के, उन्होंने इस मसले पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। मनीष जी के घर को पूरी छावनी के अंदर तब्दील कर दिया गया है। सीधा संकेत है कि आज मनीष जी को गिरफ्तार किया जा रहा है और हमें लगता है ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। जिस तरह से सरदार भगत सिंह ने देश के लिए कुर्बानी दी, देश को आज़ाद कराया, आज वो समय आ गया है जब देश दोबारा कुर्बानी मांग रहा है। और मनीष सिसोदिया हों या सत्येंद्र जैन हों, ये आज के युग के स्वतंत्रता सेनानी हैं, आज के युग के सरदार भगत सिंह हैं। ये सभी लोग शहीद आज़म सरदार भगत सिंह के वंशज हैं और कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हमें कोई गम नहीं है। आज हमारे लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, हर कार्यकर्ता के लिए जश्न का मौका है। सब कार्यकर्ता सर पर कफन बांधकर आज निकले हैं और हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। जी, अपने मुंह से इन महान लोगों का नाम मत लीजिए। एक मुख्यमंत्री तो आपका दारू पी के डिबोर्ड हो गया और दूसरा उप मुख्यमंत्री दारू के ठेकों में फंसा हुआ है। इस दारू से बाहर निकलिए और दिल्ली और पंजाब के लोगों के लिए कोई सार्थक बातें सोचिए। आप हर वक्त तो फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे क्या हुआ, देश को शर्मिंदा होना पड़ा, और अब आपका दूसरा उप मुख्यमंत्री दारू के ठेकों में फंसा हुआ है। मुझे ये बताइए, आपका ये दारू प्रेम कब खत्म होगा? कब आप वास्तव में दिल्ली और पंजाब के लोगों को सुशासन देने के बारे में सोचोगे? चलिए और अब बात करते हैं बीजेपी के गुजरात मिशन की। दरअसल इस मिशन पर अब राजनाथ सिंह निकले हैं। राजनाथ सिंह का 4 दिनों का गुजरात दौरा होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 18 अक्टूबर को भारत अफ्रीका रक्षा की करेंगे मेजबानी। 18 से 22 अक्टूबर तक होगा यह आयोजन। डिफेंस एक्सपो 2022 के मौके पर आयोजित है यह वार्ता। 12वें डिफेंस एक्सपो की थीम है पाथ टू प्राइड। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। एशिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। साथ ही डिफेंस एक्सपो 2022 का गांधीनगर में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मौके पर बीते रविवार को अधिकारियों ने कार्यक्रम को लेकर तैयारियों का जायजा भी लिया। साथ ही अधिकारियों को डिफेंस एक्सपो 2022 को अब तक की सबसे अच्छी रक्षा प्रदर्शनी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस आयोजन की योजना अब तक के सबसे बड़े कुल क्षेत्रफल 1 लाख वर्ग मीटर में बनाई जा रही है। 12वें डिफेंस एक्सपो की थीम पाथ टू प्राइड है, जो भारत के साथ भारतीय एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षेत्रों के लिए साझेदारी का समर्थन, प्रदर्शन और फोर्जिंग करके भारत को एक मजबूत
और आत्मनिर्भर राष्ट्र में बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है। बता दें कि आयोजन घरेलू रक्षा उद्योग की ताकत को प्रदर्शित करेगा, जो अब सरकार और देश के मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड संकल्प के शक्ति प्रदान करेगा। यह आयोजन विशेष रूप से भारतीय कंपनियों के लिए पहला संस्करण होगा। डिफेंस एक्सपो 2022 7 नई रक्षा कंपनियों के गठन के 1 वर्ष के उत्सव को भी चिन्हित करेगा, जिसे पूर्व आयुध निर्माण बोर्ड से अलग किया गया था। ये सभी कंपनियां पहली बार डिफेंस एक्सपो में भाग लेंगी। वहीं 12वां डिफेंस एक्सपो 5 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन होगा, जिसमें 18 से 20 अक्टूबर व्यावसायिक दिन होंगे और 21 और 22 अक्टूबर सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रहेंगे। और अब आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जुड़ा हुआ अपडेट बताते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ऑपरेशन सफल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बाईं आंख में दरअसल मोतियाबिंद की शिकायत थी उन्हें और उनका ऑपरेशन किया गया है। आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल में वो भर्ती थी। ब्रिगेडियर SK मिश्रा और टीम ने उनकी सर्जरी की है। सर्जरी के बाद अस्पताल से उन्हें छुट्टी भी दे दी गई। राष्ट्रपति को आराम करने की सलाह दी गई है। तो बाईं आंख में मोतियाबिंद की शिकायत के बाद उनकी सर्जरी हुई है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। वो आर्मी के हॉस्पिटल में भर्ती कराई गई थी ऑपरेशन के लिए, लेकिन अब उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। बाईं आंख में मोतियाबिंद की शिकायत थी, जिस पर यह ऑपरेशन किया गया। और अब बात किसानों को मिलने वाले तोहफे की। दरअसल दिवाली से पहले किसानों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। किसान निधि योजना की किस्त जारी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त होगी जारी आज। हर 4 महीने बाद मिलती है 2000 रुपए की किस्त। 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का लाभ ले चुके हैं किसान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन होगा। लगभग 150 कृषि स्टार्टअप्स को एक मंच पर लाएगा कार्यक्रम। 1 करोड़ से ज्यादा किसान इसमें वर्चुअली जुड़ेंगे। केंद्र सरकार लाखों किसानों को दिवाली पर तोहफा देने जा रही है। पीएम मोदी करोड़ों किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि आज ट्रांसफर करेंगे। इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली है। आज और कल यानी 18 अक्टूबर को ICAR किसान सम्मेलन में किसानों के खाते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राशि भेजेंगे। 17 और 18 अक्टूबर को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने आयोजित होने वाले किसान सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी कुछ किसानों से मुलाकात भी करेंगे। इस दौरान 12वीं किस्त की राशि जारी की जा रही है। बता दें कि इससे पहले सरकार की तरफ से 31 मई को 11वीं किस्त जारी की गई थी। इससे पहले पात्र और अपात्र किसानों के वर्गीकरण के लिए KYC की प्रक्रिया को शुरू किया गया था। 12वीं किस्त की राशि KYC करने वाले किसानों के खाते में ही भेजी जाएगी। KYC नहीं करने वाले किसानों को 12वीं किस्त का लाभ फिलहाल नहीं मिलेगा। पिछले कुछ महीने में शिकायत मिली है कि कई लोग गलत तरीके से योजना का लाभ ले रहे थे, जिसके बाद सरकार की तरफ से एक KYC और भौतिक सत्यापन कराना शुरू किया गया है। इसी वजह से सरकार के माध्यम से पात्र किसानों का सत्यापन प्रक्रिया शुरू किया गया। दस्तावेज अपलोड होने के बाद अब लाभार्थियों को 2000 की किस्त भेजी जाएगी। योजना के तहत केंद्र सरकार ने किसानों के खाते में हर साल 6000 की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया था चुनाव से पहले, और इसकी शुरुआत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। 31 मई को इसके लिए 11वीं किस्त की राशि को जारी किया गया था। अब 12वीं किस्त दिवाली से पहले जल्दी किसानों के खाते में ट्रांसफर करने की तैयारी कर ली गई है। प्रधानमंत्री आज ये राशि ट्रांसफर करेंगे। और बात ज्ञानवापी की। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी के जिला कोर्ट में आज होगी सुनवाई। वहीं श्रृंगार गौरी मामले में जिला जज आज सुनवाई करेंगे। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं कराने का फैसला सुनाया था। कोर्ट की ओर से अपने फैसले में साफ कर दिया गया है कि मस्जिद में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराकर उसकी उम्र के संबंध में वैज्ञानिक साक्ष्य हासिल नहीं किए जाएंगे। हिंदू पक्ष इस शिवलिंग को प्राचीन विश्वेश्वर महादेव करार दे रहा है। वहीं मुस्लिम पक्ष इसे लगातार फव्वारा बताते हुए कार्बन डेटिंग का विरोध करता रहा।
कोर्ट के फैसले ने ज्ञानव्यापी मुद्दे को एक बार फिर से गरमा दिया है। कार्बन डेटिंग की मांग वाराणसी कोर्ट ने खारिज कर दी है और अब श्रृंगार गौरी के मामले पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। और अब लखीमपुर कांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर। दरअसल आशीष मिश्रा की जमानत पर आज अहम सुनवाई होने वाली है। लखीमपुर कांड का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा तेज रफ्तार कार ने कुचल दिए थे 4 किसानों को। 4 किसानों की मौत हुई थी। पिछले 3 अक्टूबर का यह लखीमपुर कांड, लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। आशीष मिश्रा पर पिछले साल 3 अक्टूबर को प्रदर्शनकारी किसानों को साजिशन कुचलने का आरोप है। आशीष मिश्रा को यूपी चुनाव के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से फिर से विचार करने को कहा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर फिर से विचार करते हुए आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द कर दिया था और आज सुप्रीम कोर्ट में आशीष मिश्रा की जमानत पर सुनवाई होगी। जन्माष्टमी पर भगदड़ में श्रद्धालुओं की मौत के बाद मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में दर्शनार्थियों की सुरक्षा को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर आज सुनवाई होगी। कोर्ट के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल कर बताया गया है कि सरकार मंदिर के आसपास के भूमि का अधिग्रहण कर सुरक्षा मजबूत करने पर विचार कर रही है। मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने यह आदेश मथुरा के अनंत शर्मा की याचिका पर दिया है। वहीं जनहित याचिका दायर कर हिंदू नागरिकों के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा करने के लिए मंदिरों के उचित रखरखाव की योजना तैयार करने की मांग की गई है। साथ ही पर्व के समय दर्शनार्थियों की जुटने वाली भारी भीड़ का उचित प्रबंधन और सुविधाएं मुहैया कराने और कानून व्यवस्था कायम रखने का निर्देश जारी करने की भी मांग की गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपको छोड़े जाते हैं देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल के साथ।